जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से हमारे इस चैनल पर। और अभी हम लोग जो है सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है। तो कल से आपके लिए क्या कर दिया गया है कि एडुटेरिया का जो मार्केट में सेट आया है ये भी आपको करवाया जा रहा है। तो अगर आप इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, वो भी डिटेल्स के साथ, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट को जब आप करेंगे तो आपको ये भी अनुभव होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कि सभी में कॉमन है। तो जो क्वेश्चन सभी में कॉमन है उसे ज़रूर ही याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो इसीलिए सभी प्रैक्टिस सेट वाले और सभी पब्लिकेशन वाले उस क्वेश्चन को ज़रूर अपने प्रैक्टिस सेट में रखते हैं। तो चलिए, किरण प्रैक्टिस सेट का जो ये चल रहा है, तो हमारा इसमें 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट करते हैं और 10वें प्रैक्टिस सेट का जो पहला सवाल है उसे देख लेते हैं। पहला सवाल है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तुंग का पर्यायवाची ऊंचा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामा प्लस इस रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुण संधि है। रामा प्लस इस जो रमेश है ये आपको गुण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आपको 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 पंकज हो जाएगा। पंकज अर्थात जो पंख से जन्म लेता है, अर्थात कमल, इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अप्रत्ययवाचक ताद्वित्य प्रत्यय। तो इसमें जो है आपको कौंतेय अर्थात कुंती का पुत्र, इसमें जो अप्रत्ययवाचक है आपको पुत्रार्थक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? तो इसमें है जो सही आंसर आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, सोचते रहना। ये कोई मुहावरा नहीं है। इसमें तो चिंता करना या सोचते रहना ये कोई मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन है इसमें कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें जो किरण पैक जो पब्लिकेशन का जो इसमें है, तो इसमें आपको 9th और 10th के जो हिंदी के कुछ बुक से लिया गया प्रश्न है। जैसे ये है आपको बहादुर पार्ट से लिया गया है, और हम आपको इसमें जो डिटेल जो दिया गया है तो उससे थोड़ा सा देख के आपको बताते हैं कि उसमें जो आपको 9th 10th के जो बुक है उनसे आप एक बार अपने से भी मिलान कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कीजिएगा तो इनसे आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बहादुर लेखक की जो पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता है, और लेखक के की जो पत्नी है सवेरे से शाम तक खटकती रहती हैं। लेखक की पत्नी जो है सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को भी को उनसे जलन हुई थी, और नौकर नहीं रहने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। ये जो है आपको क्लास 9th के हिंदी पाठ में आपको सूखी नदी का पुल पाठ से लिया गया है। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी, जिसे देखकर लीलावती उदास हो गई, क्योंकि उसने सोचा कि टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहारे वाली जो है बैलगाड़ी आई होगी। सुरेश यह कहते हुए ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया कि जीप अपनी है बुआ, और नरेश से ने जब कोई काली सी चीज़ निकाली और झट से तौलिए में लपेट लिया। तो ये आपको देखिएगा कि 9th 10th के बुक से बराबर इसमें दिए गए हैं। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा के पक्षधर थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दस्तकारी या उद्योग। तो इसमें जो है आपको ये जो है ये भी आपको शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है।
उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करने और उसे नैतिक बनाने के लिए प्रेरित करे। वे शिक्षा के को जो है मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीचे दिए गए, ये जो इंग्लिश का सवाल है कि हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। तो इसमें है सुंदर स्वास्थ्य जीवन का सर्वस्व है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साउंड हेल्थ इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज। अ वेट ब्लैंकेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपको नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। डैश टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बाय दिस टाइम टुमारो ही डैश होम। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विल हैव रिच्ड। यहाँ जो है आपको दिया गया है कल के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एंटोनिम्स ऑफ नेसेसरी इज, इसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस प्रश्न में जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका भी हो जाएगा आपको। सॉरी, इसमें जो दिया गया है आपको इनफ टू अर्न, वी आर कॉन्फिडेंट 1 नंबर में और 2 नंबर में ये है, तो 4 नंबर में टोलिंग हार्डली हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेंगे, वेयर वाज सोनल टेकन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें जो है आपको आफ्टर द एक्सीडेंट अ पुलिस कार एंड एन एम्बुलेंस अराइव्ड एंड सी वाज रस्ट ऑन अ स्ट्रेचर टू द म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। अगला प्रश्न देखेंगे, एंड देम देयर्स अ लॉ इन द लैंड ऑन कीपिंग द डॉग्स ऑन अ लीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज एंड यूज्ड इन द सेंटेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। चेन फॉर टाइंग, इसमें जो है, इसमें कुत्ते या अन्य जानवर के गले में जो बंधी रस्सी या चमड़े की डोर होती है उसके बारे में पट्टा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अब सोशल साइंस अर्थात जीके जीएस का प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन के मामले को सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धारा 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार आप संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार मूल अधिकार के अति उल्लंघन या फिर आपके हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में आप आवेदन का अधिकार रिट दिया गया है, जिसे मूल अधिकार कहा गया है। इस भाग द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, इसमें किसी को भी परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसा निर्देश या आदेश या रिट या उनके संबंधी जो भी हो वो जारी किया जाएगा, जिसके बाद वो है जिनका मौलिक अधिकार का हनन होता है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण रिट उसके संबंध में जारी किया जाएगा, जो भी हो, ताकि उसे अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए बोलेगा। और इसी को जो है संविधान की आत्मा आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। अर्थात इसमें कुल मिला के पूछा जा रहा है कि हमारे भारत में जो है राष्ट्रीय विद्रोह का जो राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है, यही पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण से जो है आपातकाल को राष्ट्रीय आपात नाम दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण घटना उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।
अनुच्छेद 356 में है कि जब आपको राज्य में जो हमारे प्रदेश हैं उसमें अगर आपको संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, अर्थात वहाँ की जो सरकार है संवैधानिक तरीके से नहीं चल पाती है, तो राज्यपाल के अनुरोध पर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 आपको वित्तीय आपात से संबंधित है, जिसमें अगर आपकी वित्तीय स्थिति बहुत ही डवाडोल हो जाए तो उसी स्थिति के लिए, लेकिन ऐसा भारत में अभी तक नहीं लगा है ये। और अनुच्छेद 368 हमारे भारत के संविधान के संवैधानिक संशोधन जो भी किए जाते हैं उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्घाटन है 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। 31 मार्च 1952 को समुदाय परियोजना प्रशासन के रूप में जो जाना जाता है, इस संगठन की जो है योजना आयोग के अधीन स्थापित की गई थी और इस कार्य को जो है सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना था। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्वज सत्याग्रह। वर्ष 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था, जिसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिगंबर। ये जो है आपको जैन धर्म से संबंधित है। इसमें है आपको बौद्ध धर्म में जैसे 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर, ये जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर का अर्थात जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। और ये जो भी आपको है महायान और हीनयान, और ये सब आपको जो बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बट गया था, जिसके बाद हीनयान और महायान की स्थापना होती है या बट जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1936 ईस्वी में मुंबई में भारत में पहली बार मानव अधिकार संगठन की स्थापना की गई, जिसे भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन ICLU का नाम दिया गया। और इसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने इसके गठन का मकसद सरकार का विरोध करने का अधिकार बताया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? इसमें जो दिया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का। इसमें जो है आपको बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको इसकी स्थापना आपको 1857 में हुई थी। एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, 1857 ईस्वी में हुई। और आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में ही हमारा पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना आपको 1875 में होती है। और आपको इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपको 1887 में होती है। तो इस प्रकार से पहला यही हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न देखेंगे, येसोमाइट क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें झरना हो जाएगा। येसोमाइट कैलिफोर्निया की एक सियरा नेवादा में येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है। यह उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक मापित झरना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। आपको चंद्रयान भी बहुत सफल लैंडिंग कर गया है, चंद्रयान 3, तो इसकी बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीधी कार्रवाई का। तो इसमें जो है दांडी मार्च का अभिप्राय उस यात्रा से है जो गांधी जी एवं उनके स्वयं सेवकों के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। और यह
उपनिवेशिक भारत में जो है ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध प्रदर्शन का एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपको श्रीनगर और कन्याकुमारी। आपका जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको निक्षालक हो जाएगा। वैसे प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाते हैं। यह स्वतंत्र रूप से भूजल में सीधे कचरे का निकास करते हैं। झरनों और बहावों में जो निक्षालकों की उच्च सांद्रता पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 फरवरी 1948 ईस्वी। श्रीलंका को आरंभ में सिलोन के रूप में जाना जाता था। श्रीलंका ने सिलोन के स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाई और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वतंत्र उपनिवेश का जो दर्जा है इनको अगले 24 वर्ष अर्थात 22 मई 1972 तक बना रहा। बाद में यह गणराज्य बन गया और इसका नामकरण श्रीलंका गणराज्य के रूप में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सारस अथवा क्रेन जो है भारत के उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इस पक्षी का उल्लेख राज्य के ऐतिहासिक महाकाव्यों या ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तिब्बत हो जाएगा। डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट का निर्माण चीन के सिचुआन प्रदेश के तिब्बती स्वायत्त प्रांत में किया गया है और समुद्र तल से ये 4410 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एयरपोर्ट विश्व का उच्चतम हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 30 जनवरी को। भारत की राष्ट्रीय स्तर पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में गांधी जी की हत्या इसी दिन जो हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में या फिर जिसके श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग इस दिवस को रूप मनाते हैं। लेकिन 23 मार्च 1931 को हमारे जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती, तो उसे भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गल्फ धारा। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इस खाड़ी की धारा को गल्फ स्ट्रीम कहा गया है या इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नेपाल की। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल एवं अररिया किशनगंज जिससे जो है नेपाल की सीमा लगती है। वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं। नेपाल के साथ बिहार के सीमावर्ती 7 जिले हैं। पूर्वी बिहार में स्थित पूर्णिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। और बिहार में अगर पूछा जाए आपको कि लोकसभा सदस्यों की संख्या, बहुत बार पूछे जाते रहे, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 हो जाएगी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 और राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आपको 75 हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? 3 जीता है, 1 नहीं जीता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 सर जगदीश चंद्र बोस। इसमें जो है जगदीश चंद्र बसु एक महान भौतिकवादी एवं वनस्पति शास्त्री थे। हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी विज्ञान में 1983 तथा वी एस नायपाल को साहित्य के लिए 2001 में
नोबेल पुरस्कार मिला है। वी एस नायपाल की जो प्रमुख पुस्तक है इन अ फ्री स्टेट, उनके लिए मिला है इनको। अगला प्रश्न देख लेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल जो अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ये जो है आपको विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, और ये जो है आपको 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर गहरा। सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो सर्वप्रथम खोज है आपको राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अशोक होगा। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक आपको अशोक जाने जाते हैं। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय अथवा देवताओं का प्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना गया है। राज्याभिषेक से पूर्व आपको अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल था, और कल्हण की राज तरंगनी के अनुसार अशोक शिव धर्म का उपासक था। उसने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न देखेंगे, वितस्ता का अभी जो ये नया नाम या झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानभूम। सन 1956 ईस्वी में भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार के मानभूम और पुरुलिया जिले को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, जिसके बाद जो है बिहार का जो है छोटा नागपुर का जनजातीय इलाका झारखंड में शामिल हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वलित पर्वत का। वलित पर्वत को हम लोग फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। वलित ऐसे ऐसे ये चलता है, ये ऐसे नवीन पर्वत भी कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला की गणना जो है वैज्ञानिक विश्व की नवीन पर्वतमालाओं में करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की जो अल्प से दक्षिण पूर्व एशिया के पहाड़ों तक फैलने और यूरेशियाई पर्वत श्रेणी के विस्तार का हिस्सा है, जिसका निर्माण पिछले 6.5 करोड़ वर्षों में सार्वभौमिक प्लेट विवर्तनिक टेक्नोलॉजी जो होता है उसके आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों की विवाह की नीति का अनुसरण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अकबर। अकबर के द्वारा जो है जो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने की नीति का अनुकरण किया, और इस सिलसिले में उसने सबसे पहले आमेर को जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा मिलाया। अगला प्रश्न देखेंगे, नादिर शाह डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, और 1739 ईस्वी में आपको मोहम्मद जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और 1739 ईस्वी में वापसी के समय नादिर शाह जो है तख्ते ताउस जो था कोहिनूर हीरा के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई थी, इसे वह अपने साथ में ले गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर भारत पर आक्रमण नहीं करने वाले में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। इस प्रश्न का जो है अलेक्जेंडर महान के द्वारा जो है, अर्थात अलेक्जेंडर महान जो सिकंदर का नाम है, अलेक्जेंडर महान के द्वारा भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं हम, और सिकंदर की सेना इसी युद्ध में व्यास नदी को पार करने से मना किया था, उसे वापस लौटना पड़ा था। डेरियस के द्वारा 517 ईस्वी पूर्व में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण इनके द्वारा किया गया, और गजनी के द्वारा जो है लगभग 1000 से लेकर 1025 तक भारत पर आक्रमण किया गया। अहमद शाह अब्दाली जो है आपको 1747 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण किए थे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसमें किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया?
तो थोड़ा सा इस प्रश्न को आप लोग डिटेल में चेक कर लेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का मीनिंग यहाँ पे किसने नहीं किया उसके बारे में दिया है। तो यहाँ पर तो देखने से तो लग रहा है कि सभी लगभग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि मराठों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, अफगानों और मराठों के बीच। अगला प्रश्न देख लेंगे, साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत हो जाएगा। 30 दिसंबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी को मान्यता प्रदान करने वाला पहला जो देश है, भारत पहला गैर साम्यवादी राष्ट्र बना, जो कि 1 अक्टूबर 1949 को अस्तित्व में आया था। के.एम. पनिक्कर को अप्रैल 1950 में चीन में जो है भारत का प्रथम राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और मुगल साम्राज्य की भारत पर स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, झांसी की। इसमें जो है, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है बचपन का नाम क्या था, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनका जो क्या कहते हैं उसको, स्टेच्यू बना हुआ है, अर्थात इनका जो 1857 की जो क्रांति में इनकी मृत्यु हुई, वीरगति प्राप्त हुई, तो वो कहाँ पे रहता है, उनके बारे में पूछा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की शासिका थी, और 4 जून आपको 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ युद्ध करती है, परंतु झांसी का पतन हो गया और उन्हें ग्वालियर जाना पड़ता है, और ग्वालियर में ही इनका जो है स्मारक भी है। और हालांकि उन्होंने अंग्रेज से युद्ध करते हुए वीरगति को पाई। और किस अंग्रेज के द्वारा इनको कहा गया था कि अकेले वह जो है पूरे जितने भी युद्ध करने वालों में एक अकेली मर्द थी, किनके द्वारा ये कथन कहा गया है, उसके बारे में आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मराठा प्रशासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेशवा कहलाते थे। मराठा शासन में पेशवा जो है राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य की शासन का देखभाल करना होता था। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंडिया गेट का निर्माण। इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया है। यह दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, गंगा का हो जाएगा। गंगा डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह पश्चिम में जो है हुगली नदी से पूर्व में मेघना नदी तक फैला हुआ है। यह जो है 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। यद्यपि यह डेल्टा अधिकांशतः भारत एवं बांग्लादेश में स्थित है, फिर भी यह उत्तर से बहने वाली जो है भूटान, चीन, भारत एवं नेपाल की नदियाँ इसमें मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य जो था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अब जो है 26 जनवरी 1930 का घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित जो तिरंगा था उस झंडे को फहराया था, और इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। और जब स्वतंत्र हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को हो जाता है, तो ये दिन हम लोग नहीं मना पाते हैं। तो जब हमारा संविधान भी बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन भी संविधान को लागू किया जा सकता था, परंतु
इसी जो अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात रखी गई थी कि 26 जनवरी को हम अपना स्वराज दिवस मनाएंगे, तो उसी को एक ध्यान में रख के 26 जनवरी 1950 की तिथि है उसको लागू किया गया संविधान। कम से कम उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस तो मना ही सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में से सबसे जो संबंधित कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? तो इस प्रश्न में देखिए कि प्रकाश झा हैं और आपको मनोज तिवारी हैं, चित्रगुप्त हैं, और ये सभी जो हैं आपको बिहार से ही संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सारे आपको बिहार से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बहबहानी। ये जो है आपको मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी थे। इनमें मुल्ला बहबहानी जो है धर्माचार्य थे, जिन्होंने जिसके द्वारा है मुर्शिदाबाद, भागलपुर, पटना और मुंगेर, सासाराम इत्यादि की यात्रा की गई थी। इसने जो है पटना नगर के धार्मिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोरैन कहाँ बनते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिमानी क्षेत्र में। मोरैन जो है आपको, एक मिनट, ये जो है मोरैन आपको ग्लेशियर द्वारा जो बहा कर लाए गए मलबे को मोरैन कहते हैं, और इस सामग्री में आमतौर पर मिट्टी और चट्टान पाए जाते हैं। ग्लेशियर के द्वारा इस प्रकार के चट्टान को और पत्थर को परिवहन किया जाता है, जो मिलकर मोरैन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में उग्रवादी गतिविधि में बढ़ोतरी कौन से कारण से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मजदूरों की निम्न दर, सामंतों द्वारा शोषण और भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता। इसमें जो है आपको ये जो दिया गया है, इसमें बिहार राज्य में उग्रवाद के जन्म लेने का मुख्य कारण क्या है, और भूमि सुधार अभाव और सरकार की उदासीनता, मजदूरों की निम्न दर और सामंतों द्वारा शोषण, इन संबंधित मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपको बैल है। आपको 17 अप्रैल 2013 को नीतीश सरकार के द्वारा कैबिनेट निर्णय के अनुसार से यह निर्धारित किया गया कि राजकीय वृक्ष पीपल होगा, राजकीय पुष्प गेंदा होगा, राजकीय पक्षी गौरैया जिसे स्पैरो बोलते हैं हम लोग, और राजकीय पशु बैल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो अपना जीके का है, चाय और कॉफ़ी डैश मिट्टी में उगाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए अच्छी होती है। ये जो है आपको गहन निच्छालन के कारण से लेटराइट मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है। जब इसे सिंचित किया जाता है तो कुछ लेटराइट चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, नारियल, सुपारी आदि जैसे वृक्षारोपण फसलों को उगाने के लिए ये जो मिट्टी है बहुत उपयोगी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दुष्यंत हो जाएगा। इसमें अभिज्ञान शकुंतलम महाभारत में वर्णित शकुंतला की कहानी पर आधारित 4वीं शताब्दी में रचित नाटक है, और इसके जो रचयिता है आपको कालिदास है, और ये जो है कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति में इसे माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश तक खर्च कर दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दक्कन हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी, जहां अपने उनके द्वारा जो है जीवन के अंतिम 25 वर्ष लड़ते हुए बिताए, और इससे मुगल साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को मतलब बहुत ही क्षति हुई और समाप्त हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, हजारीद्वार महल जो है डैश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। हजारीद्वारी पैलेस जो है, जिसे पहले बड़ा कोठी के नाम से जाना जाता था, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद किला निजामत के परिसर में स्थित है। यह 19वीं सदी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब जो नाजिम हैं हुमायूं, और जो इनके शासनकाल में वास्तुकार इनका जो है डंकन मैकलियोड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और ये किस नदी के तट के पास स्थित है? तो इसका आंसर आपको गंगा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हिम तेंदुआ स्नियो लिपर्ड
परियोजना की शुरुआत डैश में की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, 2009 ईस्वी में। हिम तेंदुआ और उसके आवास की संरक्षण के लिए एक समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया है, अर्थात शुरू किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हिम तेंदुआ गंभीर रूप से लुप्तप्राय 21 प्रजातियों की सूची में है। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इक्ता हो जाएगा। खिलजी और तुगलक सम्राटों ने सैन्य कमांडरों को अलग अलग आकार के क्षेत्रों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। इन जमीनों को इक्ता कहा जाता था और इनके धारकों को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। मुक्तियों का जो कर्तव्य था वो सैन्य अभियानों को नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून का व्यवस्था, अर्थात जो इक्ता इनको मिला हुआ था, जो इनको भूभाग मिला हुआ था, उनकी जो है सैन्य व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना था। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का जो अशोक चक्र सुसज्जित है, इसमें कितनी तिलियां हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 24 तिलियां हैं। तिरंगे के बीच में स्थित अशोक चक्र में आपको 24 तिलियां हैं, जो किसी व्यक्ति की 24 विशेषताओं को संबोधित करते हैं। और इसे जो है आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसमें जो चक्र है इसे अशोक चक्र कहा जाता है क्योंकि यह अशोक के कई शिलालेखों पर अंकित है, जिनमें से सबसे प्रमुख जो है आपको अशोक का सिंह स्तंभ है। अगला प्रश्न देखेंगे। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तुलुव वंश हो जाएगा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। वह तुलुव वंश के तीसरे शासक थे और दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उनके पास जो है भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवैधानिक संशोधन से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संवैधानिक संशोधन का जो प्रक्रिया है उसके बारे में दिया गया है। यह संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन के लिए 2 विशेष तरीके निर्धारित करता है। पहला कि संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन और दूसरा है कि संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन और राज्य विधानसभाओं में से कम आधे का समर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया, यह एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था, समाचार पत्र। इनके द्वारा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में आपको ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है और इनके प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। साइंस का ये प्रश्न है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन अवकारक है? तो इसमें जो है किस अवकारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा इस रिएक्शन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 10⁻⁻5 m NaOH घोल का pH ज्ञात करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु P एक समान वेग से चलती है जबकि दूसरी वस्तु Q समान विमंदन से, दोनों वस्तुओं के लिए वेग समय का शुद्ध ग्राफ क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो आप सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें फिगर दिया गया है आपको 4, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर आपको यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। P का वेग जो है समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी और Q का जो वेग ग्राफ है ऋणात्मक ढाल का ग्राफ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 ग्राम का एक बुलेट 5 केजी के एक बंदूक से 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। बंदूक का प्रतिक्षेप क्या होगा, अर्थात रिकॉल वेग क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा,
0.8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यह बल क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4F। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। टिंडल प्रभाव डैश जो है प्रकाश के डैश से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। टिंडल प्रभाव को प्रकीर्णन के रूप में भी जाना जाता है, टिंडल प्रकीर्णन के रूप में। यह कण जो है कणों के द्वारा कोलाइड प्रकाश का परिकर्णन है। इसमें क्या होता है, उत्कृष्ट प्रलंबनों में कणों का प्रकीर्णन होता है और इसका नामकरण जो है आपको 19वीं शताब्दी के भौतिक वैज्ञानिक जॉन टिंडल के नाम पर रखा गया है। दूध के गिलास में फ्लैशलाइट किरण का चमकना टिंडल प्रभाव का एक अच्छा उदाहरण है। अगर आपके घर में कहीं अंधेरा है और वहाँ पे आपको छोटी सी छिद्र से अगर कहीं रोशनी आती है तो उस कण में जो आपको कुछ धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं उसे ही टिंडल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विभवांतर कहलाता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव को बाह्य कारक द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने वाले इकाई आवेश में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो क्वांटम संख्याएं हैं 4 संख्याओं का समूह है जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देते हैं, जैसे ऊर्जा, कक्षा, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, आकार, आकृति तथा कक्षा का विन्यास। अगला प्रश्न देखेंगे। पशुओं में हीमोग्लोबिन के जो सदृश है पौधों में कौन सा अणु होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन सभी कोशिकीय जीवों अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं में लौहयुक्त ऑक्सीजन परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है। इसी प्रकार जो है साइटोक्रोम द्वारा पौधे में ये जो है पौधे में होता है। हीमोग्लोबिन के कारण से हमारा ब्लड लाल होता है और क्लोरोफिल के कारण से जो पत्तियों का रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समन हो जाएगा। समन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का अपव्यय होता है और जो फोटो केमिस्ट्री में का हिस्सा नहीं या उसमें जो है हिस्सा नहीं लेता है, और इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का समन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपको 4 नंबर वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। आमतौर पर वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पौधों में पानी की कमी से हो जाती है। इसके कारण से इसमें जो है पानी की कमी हो जाती है। जब आपको बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हार्ड टेम्परेचर हो जाता है तो जो भी पौधे हैं उनकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। इससे पानी की कमी हो जाती है जिससे उनकी पूरी संरचना झुक जाती है और इसे जो है पौधों की विल्टिंग या फिर मुरझाना कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताना है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, Fe2O3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट रोजाना लगभग 8 गुना अधिक नमक का उपयोग करता है। इसके बावजूद ऊंट में उच्च रक्तचाप की शिकायत नहीं होती है। इसी प्रकार अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट में रक्त शर्करा का स्तर भी काफ़ी अधिक पाया जाता है। इसके बावजूद उनमें मधुमेह की बीमारी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दूध हो जाएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध है। माँ का दूध प्रदूषण और मिलावट से मुक्त होता है और लगभग सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थायरॉक्साइन हो जाएगा। थायरॉक्सिन के अत्यधिक स्राव के कारण हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और घबराहट उत्पन्न होती है। इसी के कारण हृदय का विफलता हो सकता है, अर्थात जो हार्ट अटैक की घटनाएं हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यकृत हो जाएगा आपको। पीलिया रोग इसमें 2 नंबर हो जाएगा, यकृत। इसमें रक्त में जो है पित्त रंजक अर्थात जो है बिलिरुबिन जो है नाम का एक रंग होता है, जिसके माध्यम से आधिक्य से त्वचा और श्लेष्मिक कला में पीला रंग आ जाता है। इसी दशा को कामला या पीलिया अर्थात जॉन्डिस भी कहते हैं। यह अक्सर यकृत कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी यकृत की बीमारियों में देखने को मिलती है। जब यकृत की कोशिकाएं अस्वस्थ होती है तब भी पीलिया हो सकता है, और यह विकृति जो है संक्रामक यकृत प्रदाह है। और उसके जो इसका जो है हम लोग यकृत का पथरा जाना अर्थात सीरियोसिस के नाम से भी ये भी जो है ब्लड जो यकृत का जो पथरा जाना है इत्यादि प्रसिद्ध रोगों के का कारण इसका हो जाता है कि आपका जो जब यकृत में बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं तो आपको पीलिया रोग, जिसे हम जॉन्डिस रोग कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो जाने वाली चीज़ें हैं वो अगर रुक जाती है तो पूरा शरीर में जो है ये पीलापन आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्राउंड नट ऑयल, अर्थात इसमें जो है मूंगफली के तेल के 100 ग्राम में 17.7 ग्राम संतृप्त वसा, 48.3 मोनो असंतृप्त वसा और पॉली अनसैचुरेटेड वसा की जो है 33.4 ग्राम, और कोलेस्ट्रॉल का जो है 0 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के अभाव के कारण जो है यह तेल शीघ्रता से डेयरी उत्पादनों की जगह ले रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिजन क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। जो प्रतिपिंड होता है एंटीबॉडी, उसमें गामा रक्त गोलिका जो होता है ग्लोबुलिन होता है, प्रोटीन है, और जो मेरुदंडीय प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल में पाए जाते हैं, और इनका प्रयोग जो है प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने में किया जाता है। एंटीजन वैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर बाहरी तत्व की तरह देखता है, जिनका सामना करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, और एंटीबॉडी एक प्रतिजन के परिणाम के रूप में लिम्फोसाइटों द्वारा उत्पादित प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का सवाल है, और ये इसके साथ ही ये इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम सवाल है, और ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और अगर आपने जो अभी प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का भी इस पे डाला गया है, और एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट पूरा डिटेल में दिया गया, हालांकि इस प्रैक्टिस सेट को भी हम डिटेल में ही आपके साथ करवा रहे हैं, तो आप एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट देख लें। और एडुटेरिया के जो सेट है आपको दोपहर में करवाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के हिसाब से उस टाइम में आप लोग अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए आपको वही टाइम का चयन किया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से उसको वीडियो को देखें, वीडियो को प्यार करें, और संभव हो तो अपने जो दूसरे बच्चों के ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें, और दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।